दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दुनिया के दो बेहद ही कमाल और शानदार देशों का कंपैरिजन करने वाले हैं। ये दोनों ही देश एशियाई महाद्वीप का हिस्सा है। एक देश अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है, तो वहीं एक देश ऐसा है जो बेहद ही छोटा सा है, लेकिन विकास के मामले में बड़े बड़े देशों को टक्कर देने की काबिलियत रखता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जापान और सिंगापुर के बारे में। 20वीं शताब्दी के मध्य तक ये दोनों बेहद ही आम देश हुआ करते थे। यहाँ पर ना तो बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर था और ना ही कोई गगनचुंबी इमारतें, लेकिन आज जापान और सिंगापुर दुनिया के लिए किसी मिसाल से कम नहीं है। दूसरे वर्ल्ड वॉर में जापान की क्या हालत हुई थी, ये बात हम सभी जानते हैं। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर न्यूक्लियर बॉम्ब से हमला करके इसे बर्बाद कर दिया था। वहीं सिंगापुर के इतिहास पर नजर डाली जाए तो 1970 तक यहाँ पर विकास के नाम पर कुछ भी नहीं था, लेकिन सिंगापुर ने अपनी टेक्नोलॉजी और एजुकेशन सिस्टम को मजबूत बनाया और आज विश्व की वर्ल्ड क्लास सिटीज में सिंगापुर का नाम आता है। लेकिन दोस्तों, जापान और सिंगापुर में से कौन सा देश ज्यादा बेहतर है, इस बात का पता कैसे लगाया जाए। इसके लिए हम कई फैक्टर्स के आधार पर दोनों देशों का कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि आखिर कौन सा देश ज्यादा बेहतर है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आज के समय में जापान की कुल आबादी 12 करोड़ 58 लाख के लगभग है, तो वहीं सिंगापुर की आबादी केवल 59 लाख ही है। यानी जापान में सिंगापुर के मुकाबले 11 करोड़ लोग ज्यादा रहते हैं। यहाँ पर दोनों देशों के क्षेत्रफल में भी बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। जापान का लैंड एरिया 3,77,975 वर्ग किलोमीटर है। जापान 68,000 से ज्यादा टापुओं की राजधानी टोक्यो दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली राजधानी है, जिसकी आबादी 4.25 करोड़ के आसपास है। वहीं सिंगापुर का लैंड एरिया सिर्फ 728.6 वर्ग किलोमीटर का है। भारत की राजधानी दिल्ली से सिंगापुर की तुलना की जाए तो ये दिल्ली के मुकाबले आधा है। जापान और सिंगापुर की डेंसिटी में भी काफी फर्क है। जापान की डेंसिटी पॉपुलेशन 338 के आसपास है, यानी जापान में प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में 338 लोग रहते हैं। वहीं सिंगापुर में प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में 8,358 लोग रहते हैं। हालांकि जापान का राजधानी शहर टोक्यो डेंसिटी के मामले में सिंगापुर को टक्कर देता हुआ नजर आता है। टोक्यो में 6,158 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहते हैं। दोस्तों, किसी भी देश की तुलना करते समय वहाँ के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर जरूर नजर डालनी चाहिए, क्योंकि इसी से पता चलता है कि वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है और वहाँ एजुकेशन से लेकर मेडिकल फैसिलिटीज किस तरह की मौजूद है। जापान का HDI स्कोर 0.919 है, जो काफी बेहतर नजर आता है, लेकिन सिंगापुर 0.938 स्कोर के साथ जापान से थोड़ा और आगे नजर आता है। HDI के आधार पर देखा जाए तो सिंगापुर जापान से ज्यादा बेहतर है। चलिए अब जापान और सिंगापुर की GDP के बारे में बात करते हैं। अमेरिका और चीन के बाद जापान विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जापान की GDP $6.11 ट्रिलियन है, वहीं सिंगापुर की GDP $400 बिलियन तक पहुँच गई है। अभी तक तो जापान का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है, लेकिन बात करें पर कैपिटा इनकम की तो इसमें सिंगापुर की कंडीशन जापान के मुकाबले बेहतर दिखाई देती है। जापान की पर कैपिटा इनकम $40,769.83 है, तो वहीं सिंगापुर में रहने वाले लोगों की पर कैपिटा इनकम $72,000 है। सिंगापुर की GDP सर्विस सेक्टर पर सबसे ज्यादा निर्भर करती है। इनमें फाइनेंस, शिपिंग, इंजीनियरिंग, IT एंड एडवर्टाइजिंग शामिल है। तो वहीं जापान हमेशा से ही टेक्नोलॉजी पर निर्भर करता आया है। आज मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट हो या कोई भी कंपनी हो, अगर वो जापान से संबंधित है तो उस पर आंखें बंद करके भरोसा किया जा सकता है। पैनासोनिक, सोनी, कैनन, टोयोटा, होंडा जैसी कई बड़ी कंपनीज जापान की ही देन है। बात करें लिटरेसी रेट की तो सिंगापुर इसमें 98% के आसपास है, तो वहीं जापान में लिटरेसी रेट 99% से ज्यादा है। दोनों ही देश एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को समझते हैं और इसलिए शिक्षा पर इतना ज्यादा जोर दिया जा रहा है। जापान रोबोट्स की टेक्नोलॉजी में एक के बाद एक नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। जापान में एक ऐसा होटल है जो पूरी तरह से रोबोट्स द्वारा ही संचालित किया जा रहा है। इस होटल में 140 रोबोट्स हैं, जिन्हें सिर्फ 7 लोगों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। रूम सर्विस से लेकर लॉन्ड्री और साफ सफाई तक हर काम रोबोट ही कर रहे हैं। बात करें सिंगापुर की तो इसे गार्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। कम जगह होने के बावजूद आपको इस शहर में हरियाली की कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। सिंगापुर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बेहतर साधन उपलब्ध हैं। यहाँ पर चलने वाली मेट्रो को MRT कहा जाता है। ज्यादातर लोग यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए ही सफर करते हैं। तो वहीं जापान का भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कमाल का है। लोग अपनी गाड़ियों से बहुत कम ट्रेवल
ट्रेवल करते हैं। जापान की बुलेट ट्रेन 603 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है, जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। जापान के बहुत से लोग तो पैदल या फिर साइकिल के जरिए ही अपने ऑफिस और कॉलेज जाते हैं। जापान में औसत लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट 84 साल से ज्यादा है। पूरी दुनिया में 100 से ज्यादा उम्र के सबसे ज्यादा लोग जापान में ही पाए जाते हैं। जापान के लोग अपनी हेल्थ को लेकर बहुत जागरूक रहते हैं। जापान में मोटे लोगों की संख्या आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान की सरकार ने एक नियम बना रखा है जिसमें पुरुषों और महिलाओं के वेस्ट साइज तय किए गए हैं। जापान के लोगों को हर साल मेडिकल चेकअप कराना होता है और अगर किसी का वेस्ट साइज बढ़ा हुआ आता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है और उससे रोजाना कसरत कराई जाती है। जापान के लोग दिन में 3 बार हेल्दी डाइट लेते हैं। वहीं लाइफ एक्सपेक्टेंसी के मामले में सिंगापुर भी जापान से ज्यादा पीछे नहीं है। सिंगापुर के लोग औसतन 83 साल तक जीवित रहते हैं। वैसे तो सिंगापुर के लोग अपनी हेल्थ के प्रति जापान के लोगों जितना जागरूक नहीं है, लेकिन सिंगापुर की मेडिकल फैसिलिटीज काफी बढ़िया है। इस वर्ल्ड क्लास सिटी में आपको दुनिया की बेस्ट मेडिकल सर्विस मिलेगी। भाषा की बात करें तो जापान की 99% आबादी जापानीज लैंग्वेज का ही इस्तेमाल करती है। वहीं सिंगापुर की 4 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जिनमें मलय, तमिल, मैंडेरिन चाइनीज और इंग्लिश शामिल है। वहीं जापान के लोग धार्मिक प्रवृत्ति के माने जाते हैं। जापान में 51% लोग फोल्क शिंतो धर्म को मानते हैं और लगभग 35% लोग बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। इसके अलावा 2.3% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं और 7% लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते। जापान के लोग सादा जीवन उच्च विचार को अपने जीवन में वास्तव में फॉलो करते हैं। सिंगापुर में सबसे बड़ा धर्म बौद्ध धर्म है और यहाँ की 33% आबादी इस धर्म को मानती है। 18% लोग ईसाई धर्म के हैं और 14% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। वहीं हिंदुओं की संख्या सिंगापुर में सिर्फ 5% है और सिंगापुर की आबादी का भी एक बड़ा हिस्सा है जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। दोनों देशों का रहन सहन और लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है। जहाँ जापान के लोग बहुत ही सादापूर्ण जीवन जीते हैं, जापान के लोग पहले से ही किसी बात का ढिंढोरा नहीं पीटते। वो पहले कुछ करके दिखाते हैं और उसके बाद ही दुनिया के सामने अपना नाम उजागर करते हैं। जापान के टोक्यो और ओसाका जैसे शहरों में कई सारे नाइट क्लब्स और बार्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन जापान के लोग रोजाना पार्टी करने के मूड में नहीं होते। वीकेंड पर या फिर कुछ खास मौकों पर ही वो पार्टी करते हैं। लेकिन अगर आपको देर रात तक पार्टी करनी है और शराब पीनी है तो सिंगापुर आपके लिए बेस्ट जगह है। सिंगापुर में आप किसी भी होटल, पब, क्लब या बार में जाकर शराब पी सकते हैं और अपनी छुट्टियां एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, पार्टी करना और मौज मस्ती के साथ जिंदगी बिताना सिंगापुर में कल्चर बन गया है। सिंगापुर के लोग खाए बिना रह सकते हैं लेकिन बिना पार्टी किए नहीं रह सकते। जापान को देखकर ऐसा लगता है मानो अपना सारा दिमाग वो सिर्फ टेक्नोलॉजी में ही लगाते हैं। पहली बार कैमरे वाला फोन और टीवी का आविष्कार जापान ने ही किया था। 3D भी जापान के वैज्ञानिकों ने ही विकसित किया है। एंड्रॉइड भी जापान के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स द्वारा डेवलप किया गया था और आज के समय में पेमेंट से लेकर टिकट खरीदने तक हर जगह जिस QR कोड का इस्तेमाल आप कर रहे हैं वो भी जापान द्वारा ही बनाया गया है। चलिए अब एक नजर जापान और सिंगापुर के मिलिट्री ताकत पर भी डालते हैं। जापान की गिनती दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में की जाती है। इस साल जापान अपनी मिलिट्री पर $40 बिलियन खर्च किया है, तो वहीं सिंगापुर का डिफेंस बजट $12.3 बिलियन है। सिंगापुर में रहने वाले हर पुरुष के लिए मिलिट्री सर्विस का नियम अनिवार्य है। 18 साल के होने के बाद सिंगापुर में हर युवक को सिंगापुर आर्म्ड फोर्सेस, सिंगापुर सिविल डिफेंस फोर्स या सिंगापुर पुलिस फोर्स में से किसी एक में अपनी सेवा प्रदान करनी होती है और सेवा का कार्यकाल 2 साल का रहता है। ऐसा न करने पर दोस्तों $10,000 का जुर्माना या फिर 3 साल तक की जेल की सजा का भी प्रावधान है। जापान की सेना में 2.4 लाख एक्टिव पर्सनल और 55,000 रिजर्व पर्सनल मौजूद हैं। वहीं सिंगापुर के पास 71,000 लोगों की एक्टिव आर्मी मौजूद है और 3.5 लाख रिजर्व आर्मी मौजूद है। सिंगापुर और जापान दोनों ही देश हर साल लाखों की संख्या में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। दोनों ही देशों में टूरिज्म सेक्टर तेजी से तरक्की कर रहा है। सिंगापुर घूमने के लिहाज से एक शानदार जगह है। यहाँ आकर आपको ऐसा लगेगा मानो किसी फ्यूचर सिटी में आ गए हों। इतना ही नहीं, सिंगापुर में आपको एक अच्छी वाइल्ड लाइफ भी देखने को मिल जाती है। सिंगापुर जू, जोरोंग बर्ड पार्क जैसी जगह आप फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। नाइट सफारी सिंगापुर एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। कई बौद्ध मंदिर और मठ आपको सिंगापुर में देखने को मिल जाएंगे। मैडम टुसॉट्स म्यूजियम, नेशनल गैलरी सिंगापुर, यूनिवर्सल स्टूडियो सिंगापुर और मिंट म्यूजियम ऑफ टॉयज जैसी जगह भी आपको बहुत पसंद आएगी। इन सब के अलावा गार्डन्स बाय द बे, कैंपोंग ग्लैम नेबरहुड, मरीना बे सैंड्स और सेंट एंड्रयूज कैथेड्रल भी आप सिंगापुर में घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, जापान की बात करें तो यहाँ के टोक्यो शहर से आप अपनी ट्रिप की शुरुआत कर सकते हैं। टोक्यो जापान की राजधानी भी है और इस देश का सबसे पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। ये एक अल्ट्रा मॉडर्न सिटी है। 634 मीटर ऊंचे टोक्यो स्काई ट्री से शहर का बहुत अच्छा व्यू देखने को मिलता है। टोक्यो और जापान की हिस्ट्री अगर आप जानना चाहते हैं तो इंपीरियल पैलेस की सैर एक बार आप जरूर करें। अगर आप पार्टनर के संग घूमने टोक्यो जा रहे हैं तो निजुबाशी ब्रिज जरूर विजिट करें। इनके अलावा दोस्तों, टोक्यो डिज्नीलैंड, डिज्नी सी, गिबली
म्यूजियम, टीम लैब बॉर्डरलेस और शिंजुकू जैसी जगह भी आप घूमने के लिए जा सकते हैं। टोक्यो के अलावा क्योटो शहर भी सैलानियों के मन को खूब लुभाता है। बैम्बू जंगल, रेकेड ग्रेवल्स एंड गार्डन सहित ऐतिहासिक मंदिर आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन सब के अलावा दोस्तों नाओशिमा, ओसाका, माउंट फूजी, निक्को, हिरोशिमा, नारा ओकिनावा और टाकायामा जैसी कई जगह आप यहाँ पे घूमने के लिए जा सकते हैं। सिंगापुर की करेंसी भी जापान के मुकाबले दोस्तों काफी मजबूत नजर आती है और एक सिंगापुर डॉलर 57.90 भारतीय रुपयों के बराबर है। तो वहीं जापान की करेंसी वैश्विक स्तर पर थोड़ी कमजोर है। एक भारतीय रुपया 1.75 जापानीज येन के बराबर है। जापान और सिंगापुर की करेंसी की आपस में तुलना की जाए तो एक सिंगापुर डॉलर 99.92 जापानीज येन के बराबर है। भारतीयों को सिंगापुर और जापान दोनों ही देशों में जाने के लिए दोस्तों वीजा की जरूरत पड़ती है। सिंगापुर जाने का सबसे अच्छा समय दिसंबर से मार्च के बीच का माना जाता है, क्योंकि गर्मियों के समय यहाँ की उमस आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। वहीं जापान जाने का बेस्ट समय मार्च से मई के बीच माना जाता है, या फिर सितंबर से नवंबर के बीच भी आप जापान की ट्रिप प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जापान और सिंगापुर के बारे में विस्तार से चर्चा की और जाना कि दोनों में से कौन ज्यादा बेहतर है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके हिसाब से जापान और सिंगापुर में और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो इन्हें स्पेशल बनाती है, उसके बारे में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है। सो प्लीज डू इट। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।